डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सेवा करते समय आप फल की इच्छा रखते हैं या स्वयं को भी भूल जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने हम्म, अर्जुन जी को जब अपना उपदेश दिया और संदेश दिया हम्म। तो उन्होंने कहा कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। आपका बचपन कैसा था? जी बचपन बहुत नौटी था। मुझे पता चला कि आप छोटे होते हुए रामलीला बहुत देखते थे, तो वो समय की रामलीला का प्रभाव आप पर कैसा रहा? हम जो रामलीला देखते थे, मर्यादा भगवान श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र का जीवन व्यक्तित्व, किस तरह से उन्होंने एक मर्यादित जीवन शैली को अपनाया। जो आजकल के बच्चे नकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं और आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसी समस्याओं से बचने के क्या तरीके हैं? हम खुश रहेंगे तो हमारा मन और मस्तिष्क खुश रहेगा, और हम कुछ नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा। यदि आपको एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप कौन सा सबसे बड़ा परिवर्तन शिक्षा में लाना चाहेंगे? अगर मुझे एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बनाया गया जी तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके सामने वॉइस ऑफ लीडरशिप पॉडकास्ट। आज हम आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि हैं डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी। उनकी जीवन यात्रा, संघर्ष, ज्ञान और समाज सेवा का अनूठा उदाहरण है। एक किसान परिवार से आने वाले डॉक्टर शर्मा जी के दादाजी ने खेतों में मेहनत की। उनके पिताजी ने भी अपने जीवन की शुरुआत खेती के क्षेत्र में की और शिक्षा के प्रति समर्पण होने के कारण वे बाद में शिक्षक बन गए। शिक्षा के कार्यक्षेत्र में इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी ने भी शिक्षा को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाया और दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देते हुए अध्यापक बन गए। लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ शिक्षण तक सीमित नहीं था। उन्होंने यह महसूस किया कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ और गुणवत्ता होनी चाहिए। ऐसी शिक्षा जो महंगी ना हो परंतु अपनी गुणवत्ता में श्रेष्ठ हो। इसी संकल्पना के साथ उन्होंने विद्या बाल भवन पब्लिक स्कूल नामक विद्यालय की स्थापना की ताकि हर विद्यार्थी को उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त डॉक्टर शर्मा जी एक अनुभवी और प्रभावशाली नेता भी हैं। वे कांग्रेस के वरिष्ठ कद्दावर नेता होने के साथ साथ एक कर्मठ समाज सेवी भी हैं। उनकी विचारधारा में शिक्षा और समाज सुधार को विशेष स्थान प्राप्त है और आज इस पॉडकास्ट में वे स्वयं अपनी दृष्टि साझा करेंगे। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, समाज में इसका क्या योगदान होना चाहिए और किस प्रकार हम सब मिलकर एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए उनके विचारों को उनके ही शब्दों में सुनते हैं। डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो हम आपके मुख से आपकी ही यात्रा को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो सबसे पहले मैं अपना पहला सवाल आपसे पूछती हूँ कि आपका बचपन कैसा था? आपने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की और क्या आपका वह विद्यालय आज भी अस्तित्व में है जहाँ पर आपने पढ़ाई की? जी बचपन बहुत नौटी था, और जिस विद्यालय में मैंने एजुकेशन ली वो आज भी स्थित है, और मेरे फादर भी वहीं टीचर थे उसी विद्यालय में। अक्सर मैं उस विद्यालय में आता जाता रहता हूँ। अभी भी? बिल्कुल बराबर आता जाता रहता हूँ। जी, आपकी बचपन की यादें वहाँ ताज़ा होती होंगी? हाँ बिल्कुल, हर तरह से। और जिस रूम्स में हम पढ़ाई करते थे, मैं उन कमरों को अब भी देखने जाता हूँ। ये तो बहुत ही सुखद अनुभव रहा होगा। जी बिल्कुल। जी, तो मैं दूसरे सवाल पर आती हूँ। बचपन के विद्यालय की शिक्षा और आपके द्वारा बनाए गए विद्यालय विद्या बाल भवन पब्लिक स्कूल की शिक्षा में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं। जी। नई नई एजुकेशन टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए टूल्स आ रहे हैं, और आज की जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं डिजिटल एजुकेशन भी होती जा रही है। जी। तो निश्चित तौर में जो हमारे बचपन में शिक्षा थी वो एक पहले मॉन्टेसरी एजुकेशन जो सिस्टम था लॉर्ड मैकाले वाला, वो लागू था। लेकिन अब धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो निश्चित तौर में जो अब की शिक्षा है वो अब के समय के अनुसार बेहतर है, लेकिन वो भी बेहतर थी। जी, वो बेहतर थी तभी आज हम यहाँ तक बिल्कुल पहुँचे हैं। बिल्कुल जी। निश्चित। अपने परिवार, विशेष रूप से पिताजी श्री टेकचंद शर्मा जी का आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहा? मेरे पिता के साथ साथ मेरे गुरु भी थे, और उस ज़माने के जो पिता होते थे वो बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। जी।
और एक तरह से पूरी तरह से अनुशासित जीवन शैली थी उनकी। हम्म। हमेशा घर में भी डिसिप्लिन में रहना पड़ता था और स्कूल में टीचर थे तो वहाँ भी डिसिप्लिन में रहना पड़ता था। एक तरह से जब तक उनका साया मेरे साथ में रहा, पूरा जीवन पूरी तरह से एक अनुशासित जीवन शैली रही। आज भी अनुशासन में रहते हैं, जी। लेकिन कहीं ना कहीं पिता का हमेशा डर रहता था हर जगह। तो उस ज़माने में जो पिताओं का रोल होता था और आज के पिताओं में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आज के पिता तो दोस्त की तरह रहते हैं, जी। लेकिन उस समय के जो हमारे फादर थे वो दोस्त तो थे ही थे, लेकिन हमेशा खुद पूरा दिन हमेशा डिसिप्लिन में रहना, तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन अब अच्छा लगता है कि उन्होंने हमें जो डिसिप्लिन में रखा वो हमारे जीवन में काम आया। जी। अनुशासन मुझे लगता है कि जीवन भर हम सबके साथ रहना ही चाहिए। देखिए अब के अनुशासन में अब के ज़माने में जो पिता हैं वो पूरी तरह से बच्चों के साथ बहुत दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं। और हमारे ज़माने के जो पिता होते थे, दोस्ती तो बहुत दूर की बात होती थी। वो पूरी तरह से हर चीज़ में डिसिप्लिन, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ करते रहना। यहाँ तक कि जब क्योंकि फादर टीचर थे, पढ़ाते थे, तो घर में भी वही डिसिप्लिन का माहौल, स्कूल में भी वही माहौल। तो कहीं न कहीं उस समय थोड़ा अजीब तो लगता था, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। जी। तो क्या वैसा ही अनुशासन आप अपने बच्चों के लिए भी रखते हैं? देखिए, अब मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब जो समय के अनुसार बदलाव हो गया। जी। बच्चे भी कम होते हैं, 1-1, 2-2 ही होते हैं। हाँ उस जी। समय तो संख्या काफ़ी होती थी। तो निश्चित तौर से कि हर माँ-बाप के डर में कोने में आजकल डर रहता है कि बच्चे को डाँट दो, कहीं कुछ कर ना ले, किसी तरह से कोई गलत स्टेप ना ले। तो समय के अनुसार हर चीज़ में बदलाव होता है जी। और निश्चित तौर से हम बदलाव समाज के अंदर चारों तरफ देख रहे हैं। तो ज़माने में समय के अनुसार बहुत अंतर आया है। मैं आ रही हूँ अपने अगले सवाल पर और वो सवाल है आपकी माँ से जुड़ा हुआ। माँ जो सबकी ही पहली गुरु होती है, श्रीमती रेशम शर्मा जी ने आपके जीवन को कैसे आकार दिया और आपका पालन-पोषण कैसे किया? देखिए जो जिस ज़माने में हम परिवेश हमारा रहा और पालन-पोषण हुआ, उस समय की जो फैमिली होती थी, एक तरह से जॉइंट फैमिली होती थी जी। और एक आदर्श फैमिली भी हम उसको कह सकते हैं। उसके अंदर पूरा परिवार होता था, दादा-दादी, ताऊ-ताई वगैरह सारे होते थे और इतना एक बहुत बड़ा परिवार के रूप में हम लोगों ने देखा है उसको। तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार की परिवेश में कोई गुंजाइश नहीं रह पाती। हाँ जी। और जो माँओं का रोल होता था उस समय, माँ अपना पूरा रोल निभाना, घर का खाना बनाना, काम करना, बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाना। तो मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, कभी स्कूल नहीं गई, हुँ। लेकिन हम लोगों को सामने बिठा के वो पढ़ाती थी अच्छा। और ऐसा शो करती थी कि जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या उसको आप लर्न कर रहे हैं, तो मैं सब समझ रही हूँ। तो हमें शुरू में तो लगता था कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, माँ को सब पता है। लेकिन ओके। जैसे-जैसे बड़े होते गए, तब पता लगा कि माँ तो बिल्कुल अनपढ़ है, कभी स्कूल ही नहीं गई। अच्छा, तब भी उन्होंने तब आपको भी इतने उन्होंने ऐसा डिसिप्लिन में, लगा इतने और अनुशासन कभी में ये नहीं पढ़ाया। पता लगने दिया हमें। जब हम पूरी तरह से समझ आया, तो तब पता लगा कि माँ को कुछ नहीं आता, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की उन्होंने। लेकिन उन्होंने कभी शो नहीं होने दिया। जी, मतलब आपकी पढ़ाई उन्होंने जिस तरीके से कराई वो एक अनोखा। एक हाँ, एक अलग से अनुभव है जी। और कभी उन्होंने ये पता नहीं लगने दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी माँ की बात है। हाँ खूबी जी, है। हाँ जी। आपने अपनी पारिवारिक ज़मीनें क्यों छोड़ी? देखिए मेरे फ़ादर और दादाजी गाँव के अंदर खेती करते थे हाँ जी। और उसके बाद मेरे फ़ादर दिल्ली के अंदर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर बने। हाँ, हाँ। तो जब सब कुछ यहीं पर ये हो गया, उनका अध्यापन अध्ययन कार्य यहाँ हो गया, तो फिर निश्चित तौर पे जहाँ आदमी रहता है तो वहीं सब कुछ करता है। हाँ जी। धीरे-धीरे समय के अनुसार हालातों में बदलाव होते रहे, तो फिर पूरी तरह से वाइंड अप करके हाँ जी। हम लोग यहाँ दिल्ली के ही हो गए। मैं अपने अगले प्रश्न पर आ रही हूँ कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में खुलने वाले स्कूलों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? क्या खेती-बाड़ी की शिक्षा महत्वपूर्ण होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ग्रामीण अंचल हैं, उनके अंदर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे तो अब सभी जगह शहरीकरण होता जा रहा है। जी। जो विलेजेज़ हैं, विलेजेज़ में बदलाव होता जा रहा है, अर्बनाइज़ होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जहाँ पर एग्रीकल्चर वर्क होता है, वहाँ पर स्कूलों के अंदर कृषि कार्य की शिक्षा भी होनी चाहिए। साथ में
वोकेशनल एजुकेशन जी, जो कि गांव के अंदर हमारे परंपरागत उद्योग धंधे हैं और वो ख़त्म होते जा जी, रहे हैं। बिल्कुल। तो उसके अंदर जो हमारे परंपरागत वर्षों और हजारों हजारों साल से होने वाले क्रियाकलाप हैं, हुँ, हुँ। उसके अंदर वो शिक्षा का भी समावेश होना चाहिए। और ऐसी शिक्षा का समावेशी शिक्षा होने के बाद में जो हमारे वहाँ के रहने वाले छात्र छात्राएं हैं, वो अपने परंपरागत उद्योग धंधों को, कुटीर उद्योगों को जैसे उनके दादा पिताजी करते आए हैं, उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। साथ में अदर एजुकेशन जो हमारे जीवन में जीने के लिए आवश्यक है, उसकी भी शिक्षा मिलनी चाहिए। जी, इस तरह की शिक्षा से हमारा देश तो स्वावलंबी बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल। वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनको भी रोजगार मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसी शिक्षा होगी तो हर ग्रामीण को शहर की तरफ आने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल, पड़ेगी। बिल्कुल अपनी निश्चित। ज़मीनों पर रहकर ही वो अपनी जो जीवन यापन की ज़रूरतें हैं पूरी कर पाएँगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल गाँव गाँव ही रह पाएँगे और शहरों में इतना लोड नहीं नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, बिल्कुल नहीं जी। पड़ेगा। आपके दृष्टिकोण में ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल हैं, क्या वो आधे-अधूरे इंसानों को तैयार नहीं कर रहे? ना तो वो शहर के हो पाते हैं और ना ही वो गाँव के रह नहीं, पाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए हम इसके हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हुँ। कि राजस्थान के कई गांव ऐसे हैं, वहाँ के बिल्कुल वहाँ एक तरह से अब तो खैर डेवलपमेंट हो रहा है और हो गया है। हाँ, हाँ। बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं थी पिछले 20-25 साल पहले की बात हम करें, 30 साल पहले, हाँ जी। तो कई गांव ऐसे थे जहां पानी पीने का साधन ठीक से नहीं था, बिजली 2-2 घंटे नहीं आती थी। हरियाणा में भी, सभी स्टेट्स में ऐसा रहता था। हाँ जी। और आज देखिए वहाँ भी बच्चों ने लैब में पढ़ाई की और दिल्ली के अंदर आईएएस बने, आईपीएस बने। बिहार के अंदर ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ सुविधाएं हैं और वहाँ के बच्चे पढ़ के बहुत अच्छे अच्छे निकल के आ रहे हैं। तो पढ़ाई किसी चीज़ की, टैलेंट किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होता। हाँ, पढ़ने हाँ। वाला बच्चा कहीं भी होगा, जो भी छात्र होगा वो असुविधाओं के कारण भी पढ़ सकता है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलना हो तो किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए? देखिए जो ग्रामीण हमारे अंचल हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण जनपदों में जो विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके अंदर जो हमारा सीबीएसई पैटर्न है वो तो चलना ही चाहिए। जी। साथ में जो वोकेशनल एजुकेशंस हैं, हुँ, हुँ। उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। और जो हमारे, मैंने अभी पहले भी आपसे कहा है कि जी, जो हमारे बिल्कुल। परंपरागत उद्योग हैं, हुँ, जैसे कृषि कार्य हैं और गांव के अंदर जो भी जैसे कोई लोहार का काम करता है या चाक पे बर्तन बनाता है हुँ, या कई क्षेत्रों में टोकरियां बनाने का कार्य है, बहुत हुँ, सुंदर सुंदर चीज़ें बनती हैं। हुँ। तो इस तरह के जो कार्य हैं परंपरागत, उसमें पूरी की पूरी फैमिली लगती है। तो उन कार्यों की भी शिक्षा विद्यालयों में दी जानी चाहिए और उसको मॉडर्नाइज तरीके से उनको व्यापार के करने, साथ भी। व्यापार के साथ में। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने स्टार्टअप बनाया हुआ है, बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, उनकी भी हम मदद ले सकते हैं। हुँ, हुँ। तो इस तरीके की जो शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन, ये देना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ क्या होगा कि सबको एक तो आगे आने वाले जीवन के लिए जो काम धंधे ढूंढने की है, इस तरह की परेशानी है, हुँ, तो वो अपने इन कार्यों को करके भी आगे बढ़ सकता है। जी। तो इस तरीके का हमें शिक्षण कार्य में समावेश करना चाहिए। आपके परिवार के सदस्य, आपकी 3 बहनें हैं और आप 2 भाई हैं। आप सभी के बीच में बड़े परिवार का अनुभव कैसा था? क्या आज के माता-पिता को भी बड़े परिवार अपनाने चाहिए? देखिए जो संयुक्त परिवार प्रणाली है, उसका एक जो अनुभव है बहुत ही सुंदर और अच्छा रहता है। जी। उसके अंदर आपको लगता नहीं है, आपका जो एक समय है, आपको यही नहीं पता लगेगा कि कब आपका समय पास हो रहा है, बहुत जी। हंस के और खेल के। हुँ, हुँ। दूसरा, आपके मन में कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है तो पूरे परिवार की, बड़े परिवार की वो हो जाती है। जी। और मैं समझता हूँ कि संयुक्त परिवार में रहने का जो मेरा अनुभव है वो बहुत अच्छा है और बहुत सुखद है। तो हमारा परिवार आज के आज फ़ेज़ भी में हम लोग सब साथ में रहते हैं हुँ, और हुँ। बड़े प्यार मोहब्बत से हम लोग रहते हैं। बड़ा आनंद आता है हुँ, संयुक्त हुँ, हुँ। परिवार में। हाँ जी। संयुक्त परिवार और एकल परिवार के फ़ायदे व नुकसान क्या हैं? आपके अनुसार कौन-सा परिवार बेहतर है? आपने वैसे बता भी दिया है, लेकिन मैं फिर से और थोड़ा गहन इस पे आपका चिंतन सुनना चाहूँगी। देखिए अ, सबकी एक आवश्यकता है, एक नीड है। जी। अब जैसे जहाँ सुलभता से संयुक्त परिवार रह सकते हैं, हुँ, हम 2 भाई हैं, बिल्कुल साथ-साथ में रहते हैं हुँ, और मिलना-जुलना रहता है आपस हुँ, में। हुँ, हुँ, तो बड़ा उसका एक अलग ही अनुभव है। और अगर मान लीजिए आपका कोई घर में बेटा है, उसकी सर्विस कहीं बाहर लग गई, बैंगलोर में या बॉम्बे में कहीं वो बिज़नेस करने जा रहा है, हुँ, हुँ, तो निश्चित बात है वो अपनी वाइफ़ को और अपने बच्चों को लेके चला जाएगा। हुँ, तो हुँ, हुँ, एक संयुक्त परिवार में रहते हुए
वो एकल परिवार में हो जाएगा क्योंकि घर से जी दूर है। जी। तो एकल परिवार में दिक्कतें तो रहती हैं। हम्म बाहर की जो मेन पावर है हम्म उसको मदद लेनी पड़ती है पूरे दिन के लिए। उसको घर के अंदर एक मेड रखनी पड़ेगी। हम्म। अपने बच्चों को एक ऐसे स्कूल में रखना पड़ेगा जहाँ पर वो पूरा टाइम रह सकें लाने ले जाने के लिए। तो एकल परिवार में थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है। संयुक्त परिवार में तो इतना बड़ा परिवार है, कोई बच्चों को ले आएगा, रख लेगा, जी। दादी है, और सबसे ऊपर संस्कार, संस्कार। मेड जो संस्कार देगी और जो दादी और दादा संस्कार देंगे। हाँ, ये इसमें थोड़ा फ़र्क रहता है, लेकिन अब समय के अनुसार सबको करना पड़ता है। जी बिल्कुल। जी। आपकी पत्नी श्रीमती निर्मला शर्मा जी, जो एक अध्यापिका थीं, उन्होंने अपने परिवार के लिए अध्यापन कार्य छोड़ दिया। तो क्या आप इसे बलिदान के जैसा मानते हैं या आप इसे किस दृष्टिकोण से नहीं, देखते हैं? ऐसा नहीं है, बलिदान नहीं कह सकते, पर हम ये कह सकते हैं कि मेरी मदर थी, ओल्ड एज थी, फादर ओल्ड एज थे, तो उनकी देखभाल करना, घर के अंदर बच्चे भी थे, तो जी। उनका खाना बनाना, पूरे दिन भर में उनको तैयार रखना, घर की देखभाल करना, ग्रैंड मदर की देखभाल करना और ग्रैंड फादर की। तो अब कोई ना कोई घर के अंदर चाहिए सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए। जी। तो उन्होंने इसके रहते चलते इस कार्य को छोड़ा। और मैं समझता हूँ कि आवश्यकता के अनुसार अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो बहुत बिल्कुल। मुश्किल हो जाएगा। तो और आज के समय में जो मेरी बहुएं हैं वो भी मेरी देखभाल करती हैं हम्म। पूरी तरह से। हम्म। तो ये सब जीवन का एक पार्ट हो जाता है। जी 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 जी, ये बहुत अच्छी बात कही कि ये बलिदान नहीं है, ये एक कर्तव्य है एक कर्तव्य तरीके है। से। और आज भी आज की जनरेशन को भी ये समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सेवा और राजनीति में क्या अंतर है? राजनीति में आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए, राजनीति में रहते हुए भी हम सेवा कर सकते हैं और सेवा करते हुए भी राजनीति कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही और आपने। हमने बहुत बड़ा ज़माना देखा राजनीति में। हम्म। इंदिरा जी के समय को देखा, नेहरू जी का भी थोड़ा पार्ट हमने देखा। जी। बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स के साथ में मिलना हुआ हम्म। और सबके अंदर कुछ ना कुछ नयापन देखा। हम्म। हर प्राइम मिनिस्टर ने देश को एक नया विज़न दिया, चाहे जी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, राजीव गांधी जी हों, पीवी नरसिम्हा राव हों, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, एच डी देवेगौड़ा जी हों, जी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों। सबका एक अलग अलग विजन रहा है और हम्म। सबका एक क्षेत्र ये रहा है कि वो देश के लिए कुछ अच्छे से अच्छा करें। जी। तो मैं समझता हूँ कि आज के समय में जो भी लोग राजनीति में आए हाँ जी। वो खाली ये समझ के राजनीति में ना आए कि भाई हमें कोई पद मिलेगा या कोई फ़ायदा होगा। सच्ची सेवा और सच्ची लगन से देश की सेवा करें। जी जी। मैं समझता हूँ कि राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए और हम इसी को मद्देनज़र रखते हुए समाज की सेवा के साथ साथ में हम्म। राजनीति के क्षेत्र में आए और लोगों की सेवा हमारा प्रथम लक्ष्य हमेशा रहा है। और इतनी आप कद्दावर नेता हैं कांग्रेस में, तो राजनीति और परिवार के बीच में कैसे संतुलन बनाते हैं? बहुत कई बार मुश्किल भी लगता है, कई बार आसान भी लगता है। हम्म। राजनीति एक ऐसा विषय हो जाता है कि ये फुल टाइम जॉब है। हाँ जी। इसमें आपको पूरे दिन भर करना पड़ेगा और घर कहीं ना कहीं सफ़र होता है। लेकिन हमेशा याद रहता है कि जो कर्तव्य हैं, जैसे मान लीजिए हम बाहर हैं कहीं, बहू और बेटे का फ़ोन आ गया, बड़े बेटे का या बहू का, कि ये कार्य करना है, या छोटी बहू का फ़ोन आ गया, तो दिमाग में रहते उस कार्य को हम करते हुए आते हैं। जी जी जी। तो मैनेज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। हाँ जी। लेकिन ये है कि एक आम जीवन से, आम जिंदगी से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस की जो लाइफ है वो कठिन होती है। देखने में लगता है कि बहुत अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, हाँ जी। जगह जगह माला डल रही हैं, तो लेकिन बहुत मुश्किल कार्य होता है। जब आदमी इस क्षेत्र में उतरता है तो उसको तभी इस चीज़ का अनुभव होता है। मतलब उन्हीं 24 घंटे में आपको ज़िंदगी को कुछ ज़िंदगी से ज़्यादा देना पड़ता है। ज़िंदगी से ज़्यादा देना पड़ता है और समय का इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। जी, ऐसा 24 नहीं है घंटे कि तत्पर। हाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है, जब जिसकी आवश्यकता है, हुँ। जैसे ही आपको तुरंत उस कार्य को करना पड़ेगा। जी। राजीव गांधी जी द्वारा भारत में कंप्यूटर लाना और कांग्रेस द्वारा आईआईएम व आईआईटी की स्थापना का महत्व क्या है? और यदि ये संस्थान नहीं होते, तो आज देश कहाँ होता? देखिए, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है। राजीव जी ने भारत के अंदर एक कंप्यूटर क्रांति लेकर वो आए जी, बिल्कुल। और उनका एक विज़न था, उनकी एक सोच थी, तो उन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया।
उसके बाद में जो भी सरकारें आई, किसी की भी सरकार आई, हर प्राइम मिनिस्टर ने कहीं ना कहीं उसको परोक्ष और अपरोक्ष रूप में उस नीतियों को आगे बढ़ाया, क्योंकि वो राष्ट्र की नीति थी, एक जी। विशेष व्यक्तित्व की नहीं थी हाँ जी। और किसी भी एक कंट्री की नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि आज के समय में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे भारत रोज डिजिटल होता जा रहा है हर बिल्कुल। चीज़ के अंदर। तो वही और मैं राजीव गांधी समझता जी हूँ की लाई हुई क्रांति से आज भारत डिजिटल है। बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारा देश बाहर के देशों को इस चीज़ के अंदर पीछे छोड़ देगा। और मैं हमारे यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, हमारे यहाँ के युवा हैं, आप एक बात देखिए कि आज एक बहुत गरीब आदमी, एक यूं कह सकते हैं कि रिक्शा चलाने वाला या ऑटो चालक, या गांव के अंदर हम लोग जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि एक झोपड़ी बनी हुई है हाँ जी। और झोपड़ी में वाईफाई का कनेक्शन लगा हुआ है, हाँ जी। और वहाँ कंप्यूटर में एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर रहा है और कार्य कर रहा है। जी। तो आप देखिए कि कितना बड़ा विजन है, किस बिल्कुल। तरह से। तो जो एक डिजिटल क्रांति है वो पूरे देश के अंदर आ चुकी है, और ये आने वाले समय में इसका और भारी विस्फोट होने जा रहा है। जी। हर व्यक्ति को इसका फायदा मिलेगा, और कार्यों के अंदर जो सरलीकरण हुआ है, जो बिल्कुल। सिंपलिसिटी आई है, वो इसी कारण से आई है। और ये एक मैं समझता हूँ हर व्यक्ति के लिए, हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं इतिहास को वर्तमान से जोड़ते हुए आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि यदि इंदिरा गांधी जी आज होती तो भारत देश कैसा होता? देखिए, जो इंदिरा जी का समय था वो अपने समय काल के अनुसार उन्होंने एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, बहुत प्रधानमंत्री के रूप में बहुत उनका कार्य बहुत सराहनीय रहा। तो आज के समय में, उस समय में समय काल के वस्तु स्थिति के अनुसार हर चीज़ें अलग हो जाती हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल हो पाता है कि अगर आज वो होती तो आज क्या होता। जी बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर होती तो बेहतर होता, आज भी बेहतर होता, तब भी बेहतर होता। और उनका एक विज़न था, एक सोच थी, जी। तो मैं उसको, उनके जज्बे को, उनके कार्य को सलाम करता हूँ। जब जीवन में चारों तरफ प्रतिकूलता होती है तो रास्ता कैसे ढूंढा जाता है? और जो आजकल के बच्चे नकारात्मकता की तरफ बढ़ रहे हैं और आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसी समस्याओं से बचने के क्या तरीके हैं आज के युग में? देखिए ऋचा जी, इसके बारे में मेरा ये कहना है कि जो हमारा मस्तिष्क है, जी। जैसा हम सोचेंगे, हम खुश रहेंगे तो हमारा मन और मस्तिष्क खुश रहेगा, और जी। हम कुछ नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक हमारे जीवन में प्रभाव पड़ेगा। तो हम जी। नकारात्मक चीज़ों को निकालते हुए हम्म। अपने लिए प्रतिकूलता जीवन में, मन मस्तिष्क में लेकर आएं, हम्म। अच्छा सोचें और अच्छे विचारों को हम लोग प्रस्तुत करें। तो मैं समझता हूँ कि दिमाग के अंदर जो भी आत्महत्या जैसी चीज़ें हैं या नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको जब हम सोचना बंद करेंगे और सबके लिए अच्छा सोचेंगे, अपने लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, तो उसके जो नतीजे हैं वो बहुत बेहतर होंगे। और मैं समझता हूँ कि आदमी दूर दूर तक भी ऐसी चीज़ें नहीं सोचेगा। जी बिल्कुल। संघर्षपूर्ण रास्तों पर जीवन कैसे जीना चाहिए? वैसे तो व्यक्ति का हर पल संघर्ष पूर्ण रहता है। आप सुबह से जब अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो जी। आप ये समझिए कि एक तरह से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। जी बिल्कुल। तो हम संघर्ष को समाप्त करते हुए चुनौती को कभी भी चुनौती ना समझें, बहुत हल्के तरह से हम लोग उसको लें, और कार्य को सिलसिलेवार बहुत अच्छे से सोच समझ के करते रहें। तो मैं समझता हूँ कि जीवन में जो आपका संघर्ष है वो तो अपने आप ही खत्म होता चला जाएगा। जी बिल्कुल। मतलब पॉजिटिविटी से अगर पॉजिटिव हम काम करते रहें तो संघर्ष संघर्ष नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, जी बिल्कुल। बिल्कुल। यदि आपके जीवन पर फिल्म बनाई जाए तो आप किसे उसका निर्देशक मानेंगे और आपके जीवन का कौन सा हिस्सा होगा, कौन सा भाग होगा जिस पर आप चाहेंगे कि फिल्म बने? देखिए, वैसे कभी इस बारे में सोचा नहीं, फिल्म के बारे में। जी। लेकिन जब मैंने पीएचडी किया हाँ जी। तो पीएचडी करते समय मैंने बहुत से शहरों का भ्रमण किया, बहुत से संतों से मिला, जी। और हमारे जो वेद, पुराण, गीता, रामायण, हम्म। सरदर्शन जी। और जैन दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, इन सब का अध्ययन किया। तो मैंने सिर्फ एक चीज़ में ही उसको समझा कि हर धर्म के अंदर सत्य की खोज के लिए
किस तरह से सत्य की खोज की जाए, हम्म। परमात्मा क्या है, उसी विषय पर हर धर्म ने इसके बारे में अपने आप को बिल्कुल, हाँ जी। प्रस्तुत किया। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि वो 4-5 साल का जो समय था, उसमें जो मैंने महसूस किया अध्यात्म क्या है हम्म। और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, जी बिल्कुल। तो वो मेरा जीवन का एक बहुत ही सुखद अनुभव था और मैं हाँ चाहूँगा कि अगर ऐसा कभी मौका मिले, हाँ हाँ। तो वो समय मेरे लिए बहुत तो ही कौन अनुकूल से रहेगा। निर्देशक बनाए आपके ऊपर फिल्म? निर्देशक के बारे में तो कभी ऐसा सोचा नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि खुद भी हम बन सकते हैं, अच्छा, मतलब अपनी फिल्म के निर्देशक आप खुद बनना खुद चाहेंगे? भी बन सकते हैं क्योंकि जो कंटेंट हमें पता है, जी। दूसरों को बताना, करना बहुत मुश्किल कार्य हो सकता है। हाँ हाँ। तो मैं खुद ही अपने उसका निर्देशक मतलब बनना अपनी चाहूँगा। फिल्म को बनाने की कमान आप अपने हाथ में ही लेना बिल्कुल, चाहेंगे बिल्कुल। बतौर निर्देशक भी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने जा रही हूँ वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है। जी, बिल्कुल। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री के रूप में बेहतर थे या प्रधानमंत्री के रूप में? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे, जी। अगर हम उनके जीवन व्रत को देखें, जी। उनके जीवन दर्शन को देखें, हाँ। मैं समझता हूँ कि वो विश्व स्तरीय नेता के साथ-साथ में जी। एक विश्व स्तरीय अर्थशास्त्री भी थे जी बिल्कुल। और इतना सरल उनका व्यक्तित्व, हम्म। इतना सज्जन व्यक्तित्व, हम्म। तो वो हर स्थिति में अनुकूल हैं। जी। वो वित्त मंत्री जी के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ रहे जी। और प्रधानमंत्री के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ रहे। जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, उनके अच्छाइयों के बारे में, जी। उनके देश काल और समय के बारे में हम्म। जितना भी उनको सलूट किया जाए, मैं उनको सलूट करता हूँ। मतलब वो दोनों तरफ बैलेंस्ड व्यक्ति थे और बिल्कुल, दोनों ही बिल्कुल। रोल उन्होंने बहुत गवर्नर के रूप में भी, जब वो गवर्नर के आरबीआई के गवर्नर रहे, तब भी। उनका कार्यकाल बहुत शानदार रहा। यदि आपको एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो आप कौन सा सबसे बड़ा परिवर्तन शिक्षा में लाना चाहेंगे? बहुत टेढ़ा सवाल है, जी। लेकिन अगर मुझे एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बनाया गया, जी। तो सबसे पहले 24 घंटे के अंदर हाँ जी। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, हाँ उसके अंदर जो नकारात्मक हाँ चीज़ें हैं, हाँ। क्योंकि एक दिन बहुत कम समय होता है, जी बिल्कुल। उसको जितना हम उसके अंदर से ढूंढ के रिसर्च करके हम्म। पूरी टीमें लगा के लोगों को उसमें लगा के एजुकेशनिस्ट को लगा के हम्म। हम उसको दूर करेंगे हम्म। और बहुत तेज़ी से हम्म। हम एजुकेशन पॉलिसीज़ को हम्म। इम्प्लीमेंट करेंगे, जी। जिससे कि छात्रों का देश की एजुकेशन पॉलिसी में हम्म। बदलाव आए। जी। आजकल देखा जाता है कि बच्चे जंक फूड और इन सब की तरफ ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो बच्चों की जो सेहत है वो गिरती जा रही है। तो इस गिरती हुई सेहत के लिए बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल जंक फूड बच्चे क्या बड़े भी खा रहे हैं जी बिल्कुल। और बड़ी तादाद में खा रहे हैं हम्म। और मैं समझता हूँ कि कोई भी क्वालिटीज़ के बारे में लोगों को नहीं पता, जो आपको खाने के लिए चीज़ें परोसी जा रही हैं, हम्म। किस तरह से बननी है, हेल्थ हाइजीनिक का क्या ख्याल उसके अंदर रखा जा रहा है। हम्म। तो ऐसी चीज़ें बच्चे मार्केट में जगह जगह खा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो जंक फूड भी हैं, अगर उनको उसके अंदर अच्छे से बनाने के प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं, हम्म। तो उसको महीने में एक आध बार टेस्ट करने के लिए हम उसको खा सकते हैं। हम्म। लेकिन क्या है कि अब हर जगह, हर क्षेत्र में चौक पर लोगों ने जी हाँ। रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं, उसके अंदर वो लोग खा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं उसके अंदर हेल्थ और हाइजीनिक का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर उनको खाना है तो घर के अंदर फ्रूट्स खा सकते हैं, हम्म। घर के अंदर बनाई चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन अब घरों में भी जैसे हमारे समय में दादी नानियाँ चीज़ें बनाती थी, हम्म। वो चलन भी कम होता जा रहा है, जी बिल्कुल। क्योंकि बच्चा बाहर जाता है और एकदम से खा लेता है। हम्म। तो कहीं न कहीं बच्चों के अंदर जो बेवजह की फैटनेस बढ़ रही है हम्म। और उनके अंदर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, हम्म। तो इसमें जो हमारे अनहाइजीनिक फूड्स हैं, हम्म। उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके जी। लिए अभिभावकों को, माता-पिताओं को जागरूक रहना होगा। हम्म। उन्हें अच्छा खाएँ और निश्चिंत रहें। क्या आप कभी विदेश गए हैं?
जी, बिल्कुल। तो उस विदेश से वहाँ की कोई अच्छाई जो आप हिंदुस्तान के लिए लाना चाहते हैं वो क्या होगी? वहाँ का जो पहले तो ये बताइए कि आप कौन से देश में गए हैं, कहाँ मैं भ्रमण किया है आपने? मैं लंदन गया हूँ, जी, बाली गया हूँ जी, और नेपाल गया हूँ। जी, तो जो मेरा लंदन का अनुभव था वो तो बहुत ही अच्छा रहा। जी। वहाँ की सड़कें, हाँ जी, वहाँ का सैनिटेशन सिस्टम ओके। और वहाँ का एक जो अदब है हाँ, लोगों के अंदर, हाँ, एक डिसिप्लिन है हाँ जी, रोड पे चलते हुए लोगों का, आपके रेस्टोरेंट में खाना खाते समय का, हाँ जी। किसी से बात करते समय का, वो एक बहुत अच्छा रहा। हुँ, हुँ। और मैं समझता हूँ कि कम से कम भारत के अंदर हाँ जी, हमें जो हमारे मेट्रो सिटी हैं हाँ, उनके अंदर सरकारों को वो सिस्टम लागू करना चाहिए। हाँ, और वो तभी होगा कि जो हमारा सैनिटेशन सिस्टम है, सड़कों का रख रखाव है, हाँ जी, जब हम अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, हाँ जी। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में बदलाव होगा और उनकी आदतों में, उनकी हैबिट्स में भी चेंजेस होगा। जी, आप ब्रिटेन गए हैं, ब्रिटिश जी, जी, जी। शिक्षा पद्धति ही हम लोग अभी तक अपनाते आए हैं। जी, जी, जी। तो ब्रिटिश शिक्षा पद्धति और अभी जो 2020 में हमारी नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए जो हमारे यहाँ की जितने भी हमारे एजुकेशन कमीशन बने हैं, जी, सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन बना। हाँ जी, उसके बाद में बहुत सारे कमीशन बने, कोठारी कमीशन बना, राजीव जी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी, हुँ, प्रधानमंत्री ने एनईपी बनाया, वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने, जी, वर्तमान सरकार ने। तो कहीं ना कहीं जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुए। हुँ, 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 और बहुत बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट ने इस पर रिसर्च करके इसको बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया। हुँ, हुँ, तो अगर हम ये देखें और देशों की शिक्षा प्रणाली की तुलना करते हुए, हुँ, हमेशा भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो नंबर वन रही है। जी, हमारी जो हॉस्पिटलिटी रही है वो भी आज के समय में नंबर वन है। तो हमारे यहाँ शिक्षा सेवा व्यवसाय के रूप में हुँ, 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 हमेशा रही है, चाहे वो प्राचीन और वैदिक युग रहा हो, हुँ, 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 चाहे वर्तमान युग में जो शिक्षा प्रणाली है। हुँ, हुँ, कहीं ना कहीं वैदिक शिक्षा प्रणाली का हमारी शिक्षा प्रणाली पे असर मिलता रहा है। जी, और हमारे जो संस्कार पद्धति हैं, शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए, हुँ, हुँ, सबके लिए शिक्षा, हुँ, हुँ, यहाँ तक हमारे देश के अंदर एकल विद्यालय भी हैं। जी, और कंदराओं में भी शिक्षा पद्धति रही है। हाँ जी, जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ भी गुरु परंपरा हमेशा रही है हुँ, और हुँ, आज भी है। हुँ, 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 तो हम देखें कि हमारे देश के अंदर शिक्षा का दान देने वाला, हुँ, शिक्षा को देने वाला और लेने वाला, हुँ, हुँ, चाहे सरकारी स्तर पे रहा हो, चाहे निजी स्तर पे रहा हो, हाँ जी, ये जो गुरु शिष्य शिष्य परंपरा है, हुँ, हुँ, ये हमेशा कायम हमारे देश में हमेशा रही है। हुँ, हुँ, और पूरी दुनिया को अगर शिक्षा में बेहतर संदेश देने वाला देश रहा है हुँ, हुँ, तो हमारा भारत देश रहा है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली विश्व स्तरीय है। जी, बिल्कुल। आप राजनेता भी हैं, आप शिक्षक भी हैं और आप समाज सेवी भी हैं। तो आप पहले ये बताइए कि आप किस तरह के सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं? देखिए जो हमारा रूटीन रहता है जी। वो हमेशा लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में रहता है। हुँ, हुँ, ख़ास तौर से जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है हम कोशिश करते हैं कि वहाँ आसपास में साफ़ सफाई रहे, पार्कों में अच्छी सफाई रहे। हुँ, अभी हमारे यहाँ निर्माण विहार में एक आरडब्ल्यू है, उसके मेंबर हम लोग चुने गए हैं। हुँ, हुँ, हमारी कमेटी है, हमारे साथ में बहुत से लोग हैं, हुँ, हुँ, वहाँ क्लब भी है, हम उसको मेंटेन करते हैं। तो आजकल हमारा क्षेत्र में प्रयास रहता है ख़ास तौर से सड़कों की साफ़ सफाई। जी, इसके अलावा जो पार्क हैं, पार्कों में पौधे वगैरह लगा के उसको बहुत सुंदर मेंटेन किया जाए। ओके। गरीब कन्याओं के विवाह के लिए हुँ, 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 प्रयास करना, हुँ, साथ-साथ समाज में सभी वर्गों के लिए उनके बेटे-बेटियों को विवाह कराना, हुँ, हुँ, उनके लिए वर-वधू की तलाश करना। हुँ, हुँ, तो इस कार्यों के साथ-साथ और भी जो छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, उनमें हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। जी। मैं कहीं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि आप छोटे होते हुए रामलीला बहुत देखते थे। तो
वो समय की रामलीला का प्रभाव आप पर कैसा रहा और आज के बच्चों पर उस रामलीला का प्रभाव कैसा होता है? देखिए, राम आदर्श व्यक्तित्व हैं। मानव जीवन में रहते हुए भी उन्होंने एक मर्यादा, पुरुषोत्तम, जी। पुरुषों में उत्तम हुँ। रहते हुए वो कार्य किए, जी। जो एक गृहस्थ जीवन में। और मैं समझता हूँ कि राम केवल हिंदुस्तान के नहीं हैं, हाँ जी। राम एक विश्व स्तरीय हैं। हुँ। राम के आदर्श कहीं न कहीं जो व्यक्ति हुँ। आइडियल पुरुष है, हाँ जी। चाहे वो वैदिक धर्म को माने या ना माने, हुँ। चाहे वो सनातन धर्म को माने ना माने, हाँ जी। लेकिन जो आदर्श प्रस्तुत कर रहा है, कहीं न कहीं भगवान श्री राम की छाप उसके आदर्श जीवन पर है। जी। हम जो रामलीला देखते थे, मर्यादा भगवान श्री पुरुषोत्तम रामचंद्र का जीवन व्यक्तित्व, हुँ। किस तरह से उन्होंने एक मर्यादित जीवन शैली हुँ। को अपनाया। हुँ। तो अगर हम आज के बच्चों को भगवान प्रभु श्री राम के जीवन दर्शन और उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से बताएं, उनको सिखाएं, हुँ। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनकी जीवन शैली का कुछ भी प्रभाव उसके अंदर पड़ेगा, जी। तो उसके एक अनुशासित जीवन जीने में हुँ। और एक उत्तम अव्वल दर्जे का नागरिक बनने में हुँ। बहुत ही अच्छी भूमिका उनका जीवन व्यक्तित्व हम निभा पाएंगे। जी। तो उस समय में जो आप पर प्रभाव रहा और आज के बच्चों पर जो प्रभाव है, उसमें कुछ फ़र्क है? उस ज़माने में हमने जो प्रभु श्री राम की लीलाएं देखते थे, हुँ। मंचन होता था, हुँ। बहुत अच्छे तरह से उनके बारे में किस तरीके के उन्होंने कार्य किए, हुँ। उसका प्रभाव एक लाइव जब हम लोग देखते थे, हुँ। तो दिमाग में उसकी छाप पड़ती थी। हुँ। इसके अलावा उस समय में गांधी जी का जो जीवन चरित्र था, एक दिन उसके बारे में भी बताया जाता था। हुँ। राजा नल का एक नाटक होता था, वो भी दिखाया जाता था। सत्यवान सावित्री का भी दिखाया जाता था। हुँ। तो आजकल ये सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, हाँ जी। बच्चों को पता ही नहीं इसके बारे में। हुँ। तो इस तरीके का मंचन होता था और कहीं न कहीं उसका प्रभाव मतलब आपके मस्तिष्क पे चरित्र निर्माण में रहा। बिल्कुल पड़ता था। हुँ। और क्योंकि जब देखते थे तो उसका एक हिस्सा ज़रूर बनता था। जी। तो आजकल के बच्चे क्या ये चरित्र निर्माण के लिए इन रामलीला से कुछ लेकर के जाते हैं या नहीं? आजकल ज़्यादातर बच्चे टेलीविज़न पे ही रामलीला देख लेते हैं, जी। पूरे लोग नहीं जाते। हुँ। उस ज़माने में टेलीविज़न की बहुत मात्रा कम रहती थी। हुँ। पूरे मोहल्ले में एक आधी टीवी कहीं होता था, वो भी ब्लैक एंड वाइट। जी। मनोरंजन के साधन रामलीला, नौटंकी, नाटक हुँ। इस तरह से रहते थे, तो उसमें पूरा परिवार देखने जाता था। हुँ। और आज तो 24 घंटे टीवी का है, तो बिल्कुल। टीवी पे हम देख लेते हैं, जब मर्ज़ी बंद कर दो, जब मर्ज़ी खोल लो। हाँ जी। तो कहीं न कहीं समय के अनुसार बदलाव तो है। आपका कोई ऐसा सपना जो आप पूरा करना चाहते हैं? वैसे तो जो भी सपने जीवन में देखे, जी। सारे पूरे हो गए हुँ। और कोई ऐसी आशा नहीं है कि कोई सपना ऐसा हो कि जिसको पूरा करें। हुँ। आप एक अच्छी दिशा में चलते जाइएगा, हुँ। परमात्मा में विश्वास रखिएगा, वो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा हुँ। और निश्चित जो परमात्मा चाहेगा, हुँ। वो कार्य आपसे करा लेगा। व्यक्तित्व का इसमें कोई हाथ नहीं होता। हुँ। आपकी नीयत और नियति अच्छी होनी चाहिए। आपके सपने भी वही बनाता है और पूरे भी ईश्वर करता है। मैं अपने अगले प्रश्न पर आती हूँ। सेवा करते समय आप फल की इच्छा रखते हैं या स्वयं को भी भूल जाते हैं? श्रीमद् भागवत में जी। भगवान श्री कृष्ण ने हुँ। अर्जुन जी को जब अपना उपदेश दिया और संदेश दिया, हुँ। तो उन्होंने कहा कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। जी, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। तो आप कोई भी कार्य करें, हाँ जी। उसको अगर आप फल की इच्छा से कर रहे हैं, हाँ जी, तो आपका एक स्वार्थ भाव उसके अंदर आ गया। बिल्कुल। और मेरा भी उसी दिशा निर्देशों को मानते हुए हुँ। ये मन में एक आशा रहती है कि हम किसी भी कार्य को करें, हुँ। उसके अंदर बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए और फल की इच्छा का
प्रभाव जरा भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने फल की इच्छा का वो रख लिया हाँ जी। तो आपका जो कार्य है वो असफल हो गया, दिशाहीन तो हो मतलब गया। स्वयं को आप भूल जाते हैं, सिर्फ़ सेवा भाव पूरा निश्चित, रखते हैं। जी, बिल्कुल। जी, जी। क्या आपके बच्चों ने कभी आपसे शिकायत की कि आप समाज सेवा में ज़्यादा लगे रहते हैं और घर में कम समय देते हैं? बच्चे इस मामले में ख़ास तौर से मेरी जो पुत्रवधू हैं, हुँ, वो इतनी अच्छी हैं कि अगर किसी कार्य को, पॉलिटिक्स के कार्य को मैं करने के लिए जाता हूँ या समाज सेवा के कार्य को करने के लिए जाता हूँ, हुँ, हुँ, तो मुझे कह देती हैं कि आप इस कार्य करके आओ, हुँ, कितना ही समय लगे, हुँ, हुँ, आप हुँ। हमारी चिंता मत करना। अच्छा, ये तो तो बहुत ही अच्छी बात पूरी है। सपोर्ट है मुझे हुँ, घर से इस कार्य के लिए, हुँ, तभी मैं इस क्षेत्र में आया। ओके। क्योंकि आप पुत्र-वधुओं की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि बेटियों का आपके जीवन में क्या महत्व है? बेटियां 3 बहनें हैं, 2 पुत्रवधू हैं, 1 बेटी है जी, और 1 ग्रैंड डॉटर है। अच्छा। सभी में कोई फ़र्क नहीं है। हुँ, हुँ, जो बहू हैं, वो बेटी से ज़्यादा प्यार करती हैं, अच्छा। बेटी बहू से ज़्यादा प्यार करती हैं हुँ, और बहनें हैं, बहनें भी बहुत अत्यधिक प्रेम करती हैं। हुँ, हुँ, मुझे कहीं बहनों में, बेटियों में और ग्रैंड डॉटर में, पुत्रवधू में कोई अंतर ही नहीं लगता। जी। सभी प्राणों से प्रिय हैं और बेटी के समान हैं। जी। तो आजकल की लड़कियां विवाह करने से और बहू बनने से क्यों डरने लगी हैं? जब इतने अच्छे उनके आप जैसे लोग हैं, तो आजकल की लड़कियां क्यों डरने लगी हैं? आपने अभी एक प्रश्न किया था थोड़ी देर पहले संयुक्त परिवार प्रणाली का। जी। एकल परिवार। एकल परिवार में लोग रिज़र्व हो गए हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, समाज में नहीं जाते, हुँ, हुँ, हुँ। अपने आप में रहते हैं। हुँ, अगर आप लोगों से संपर्क नहीं रखेंगे, समाज में नहीं जाएँगे, हुँ। तो आपको लोग पहचानेंगे नहीं। जी। या आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए, हुँ, हुँ, हुँ। ऑफ़िसर बन गए, पूरी ज़िंदगी अपने एक अहम में काट देते हैं बिल्कुल। और जब रिटायर होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी विवाह शादी के लिए अब जाते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। अनजान लोगों में जाते हैं। हुँ, आपको किसी के बारे में पता नहीं होता। हुँ। इसी तरह से जो बच्चे होते हैं, वो घर के अंदर रिज़र्व रहते हैं। जब आपका समाज से संपर्क कट जाएगा, तो विवाह शादी में दिक्कत तो आएँगी। जी। इसीलिए एक दूसरे से मिलने में कतराते हैं, डरते हैं। ये एक सबसे बड़ा समाज के अंदर दुष्परिणाम पिछले 20-25 सालों में आए हैं। हमारे ज़माने में जब शादी होती थी तो लड़का भी नहीं देखते थे, लड़की भी नहीं देखते थे। बिल्कुल। दादा मिले, पिता मिले, परिवार और खानदान देखे एकदम से जाते थे। तय हो गया, हुँ। बता दिया कि भई आपकी शादी है और शादी हो गई जी, जी, जी। और लंबी शादियाँ चलती थीं। हाँ, बिल्कुल। तो समय के बदलाव के अंदर बहुत सी चीज़ों का समावेश हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। यही कारण है कि एक भय मन में रहता है कि जब तक 1-2 साल शादी कामयाब ना हो जाए, हुँ, तो हुँ। ये मन के अंदर वहम बना रहता है। आप देखिए लोग 30-30, 32-32, 35-35 सालों में शादियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल पहले हमारे ज़माने में 22, 23, 24, 25 में शादियाँ हो जाती थी। जी, बिल्कुल। और आजकल लोगों की आप एज लिमिट देखें 35 साल, 34 साल, 30 साल। 40 साल, 38 साल तो हाँ, आम हो गई है अब। बहुत ज़्यादा तो जी, कहीं न कहीं ये एक समाज के अंदर बहुत बड़ी परेशानी इस मामले में आई है। जी। यदि महात्मा गांधी जी आज जीवित होते, तो वो आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देते? महात्मा गांधी शरीर से हमारे साथ में नहीं हैं, जी, लेकिन उनके जो सिद्धांत, जी। उनका जो सत्य है, हाँ जी, उनका जो अहिंसा का संदेश, जी। जो गांधी जी का जीवन दर्शन है, हाँ जी। अगर हम उसको, मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा, हुँ, हुँ, हुँ। हम उसको अपने अंदर, अपने मस्तिष्क में, हुँ, अपनी जीवन शैली के अंदर उसका समावेश कर लें, जी, तो मैं समझता हूँ कि सही जो राम राज्य है, जी, जी, जी। वो अपने आप लोगों के अंदर आ जाएगा। बिल्कुल, और गांधी जी युवाओं के अंदर हुँ, आज जो एक समस्या पैदा हो रही है, वो ख़ास तौर से एक जो नशे का कारोबार जी। पैदा हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। गांधी जी होते तो सबसे पहले वो चरित्र निर्माण को और एक
संयमित जीवन शैली को, हम्म। जो उनका एक जिसका वो पालन करते थे, जी बिल्कुल। निश्चित बात है वो इसका संदेश देते हम्म। और हमारा देश उस ओर अग्रसर होता। जैसा कि सर आप विदेश भी भ्रमण कर चुके हैं, तो विदेशों की तुलना में भौगोलिक दृष्टि से भारत में क्या अच्छा है? पूरे संसार में अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए हम्म। तो भारत की जो विविधता है जी। और भारत का जो जोग्राफिकल जोग्राफिकल, हाँ। एरिया है, हाँ जी। उसके तुलनात्मक में दुनिया में ऐसा अनूठा संगम कहीं देखने को नहीं मिलता। जी अगर आप गंगा को हरिद्वार में देखेंगे बिल्कुल। आपको अलग नजर आएगी, बिल्कुल। गोमुख से निकल रही है वहां देखेंगे अलग नजर आएगी, क्या बात कही आपने। जी। खाड़ी बंगाल में जी जब समंदर से मिलती है वहां अलग नजर आएगी, बिल्कुल। ब्रह्मपुत्रा को आप उसके डेल्टा पे के करीब देखेंगे कुछ अलग नजर आएगी, बिल्कुल और जब बिल्कुल। उफान पे होगी तब अलग नजर आएगी। जी बिल्कुल। कावेरी नदी को कावेरी डैम पर जब आप देखेंगे हाँ जी। वहाँ उसका और स्वरूप होगा। हाँ हाँ। भाखड़ा नागल पे आप खड़े हो जाएंगे, आप वहाँ के पानी को देखेंगे, एक जी अलग ही जी। आपको तो आनंद बहुत आएगा। सारे रंग हैं भौगोलिक दृष्टि टिहरी से भारत बांध को में। जब आप देखेंगे हाँ। तो आपको एक अलग लगेगा। हाँ जी। इसके अलावा जो हमारे वन क्षेत्र हैं, जो हमारे चिल्का झील है, हम्म। जब आप उसके अंदर भ्रमण करेंगे हम्म। आपको एक अलग आनंद आएगा। और अगर आप किसी टेम्पल में जाएंगे, जी। मीनाक्षी नटराजन टेम्पल देखेंगे, हम्म। महाकाल उज्जैन को देखेंगे, जी तो आपको एक अलग नज़र आएगा। जी। और जी। जब आप राजस्थान के अंदर जाएंगे हम्म। वहाँ के जब आप टीलों को देखेंगे, रेत के टीले, ऊँट की सवारी को देखेंगे, जी। वो एक अलग नज़ारा मतलब होगा। बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी तमिलनाडु चीजें हैं। कर्नाटक में जी जाएंगे, जब आप वहाँ के व्यंजनों का आनंद लेंगे, जी। वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, अलग नज़र आएगा। हम्म। पंजाब के अंदर हम्म। वहाँ की एग्रीकल्चर व्यवस्था को देखोगे, वो अलग देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप मुजफ्फरनगर और तराई इन क्षेत्रों में जाएंगे, तराई के क्षेत्रों में, वहाँ जो गन्ना के हमारे खेत हैं हम्म। उनका एक अलग जी नज़ारा होगा। जी जी। जी हरियाणा के अंदर आप जाएंगे जी। तो वहाँ का जो भौगोलिक कल्चर है हाँ वो अलग नज़र आएगा। जी। पहनने का, खाने का, हर चीज़ का अलग नज़र आएगा। मतलब धरती के रंगों के साथ हिमाचल हमारे के अंदर जब इंसान आप भी रंग जाएंगे, बदल रहे हैं। हिमाचल जी में जब आप जाएंगे जी जी। तो हिमाचल का खान पान, वहाँ का रहना सहना हाँ वो अलग जी। होगा। हाँ जी। कश्मीर में जाएंगे वहाँ अलग होगा, जम्मू बिल्कुल। में अलग होगा। तो हम्म। कहने का तात्पर्य यह है कि इतना प्रेम और मोहब्बत वाला हमारा देश है, हाँ। भौगोलिक क्षमताओं के साथ भी मोहब्बत करते हैं और लोगों में भी मोहब्बत है। आज के समय में हमारे रिश्तों के जो बंधन है उनकी शक्ति कमजोर पड़ती जा रही है, उसके कारण क्या है? देखिए, पारिवारिक संतुलन बनाए रखना और रिश्तों को एक डोर में, एक सूत्र में बांध के रखना, ये हर व्यक्ति की अपनी सोच पे निर्भर करता है। हम्म। आप किस तरह से सोचते हैं रिश्तों के बारे में। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से यदि आपको रिश्ता किसी के साथ भी लंबा रखना है और हमेशा रखना है तो हमें अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, हम्म। क्योंकि हर व्यक्ति का नज़रिया, उसके अलग है। व्यक्तित्व में बदलाव होता है। बिल्कुल। और रिश्तों की जो गहराई है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रिश्तों की जो डोर होती है बहुत कच्ची होती है, जी बिल्कुल। अगर उसको हम तोड़ेंगे तो बहुत जल्दी टूट जाएगी। हम्म। और अगर रिश्ते को बनाने में हमसे कोई गलती हो गई किसी भी प्रकार की, हम्म। तो हमें उसको रियलाइज़ करना चाहिए। और रियलाइज़ करने के बाद में हम समझते हैं कि गलती हमारी है, तो उसको जाके सॉरी कर दो। जी बिल्कुल। और अगर मान लो उसकी गलती है, हम्म। सामने वाले व्यक्ति की या किसी की भी, तो आप जाके उसको बोल दो कि भाई गलती आपकी थी, जी। लेकिन सॉरी हम कर रहे हैं। या पहले से आप बात करना शुरू कर दो उससे, हाँ जी। तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, और हम्म। टूटा हुआ रिश्ता है हम्म। वो भी बन जाएगा। मैं बच्चों के विषय में एक सवाल पूछना चाहूँगी कि गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाना चाहिए या स्किल डेवलपमेंट में काम करना चाहिए? ननिहाल भी जाना बहुत ज़रूरी है। जी और समय का टाइम के अनुसार कुछ समय ननिहाल पे चले जाएं, कुछ समय घर के अंदर या आसपास में कहीं कोई ऐसा इवेंट हो रहा है, हम्म। 1-2 घंटे उसके अंदर जाके सीख लें,
लेकिन हर चीज़ का महत्व है, ननिहाल भी बहुत ज़रूरी। तो सर अब आते हैं हम रैपिड फायर राउंड्स पे। जी, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे जल्दी-जल्दी पूछूंगी और आपको जल्दी-जल्दी उसके उत्तर बिल्कुल, देने बिल्कुल। हैं। आप तैयार हैं? तो पहला प्रश्न है, आपके बचपन का सबसे यादगार पल? पिताजी की पिटाई, आपकी पसंदीदा किताब? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आपके जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण निर्णय? जब मेरी धर्मपत्नी कोविड समय में इस संसार को छोड़ के गईं। आपके जीवन में आपकी प्रेरणा कौन है? मेरी धर्मपत्नी। राजनीति के अलावा आपका पसंदीदा काम क्या है? शिक्षा का प्रचार-प्रसार। आपके पसंदीदा नेता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भविष्य के लिए कोई एक लक्ष्य? गरीबों के लिए एक वृद्धाश्रम खोलना। बहुत ही प्यारा उद्देश्य है आपका। आपके जीवन का सबसे खुशहाल दिन? जिस दिन मेरे बड़े बेटे का जन्म हुआ। अच्छा। सेवा में सबसे बड़ा योगदान क्या है? शिक्षा का प्रचार-प्रसार। तो ये थे डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी और आपने उनकी कहानी सुनी उन्हीं की ज़ुबानी। डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी का मैं आज हृदय से धन्यवाद करूंगी कि वे यहाँ आए और उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। बहुत ही मूल्यवान विचार। हम आपका हृदय से, डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने शिक्षा, समाज सेवा और कर्तव्यनिष्ठा के क्षेत्र में अपना विचार और अनुभव हमसे साझा किए। उनका योगदान प्रेरणादायक है और हमें आशा है कि उनके शब्द हर सुनने वाले के मन में एक सकारात्मक बदलाव का संकल्प अवश्य लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ लीडरशिप पॉडकास्ट में इस एपिसोड में यहीं तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।